भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है, बड़े शान से मना रही है, बड़े गौरव से मना रही है, बड़े उत्साह से मना रही है। और एक बात देखने को मिली कि देश में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो, चाहे वैश्विक छवि निखरी हो, चाहे अमृत महोत्सव का अवसर हो, चाहे अन्य कारण हो, लेकिन एक बदलाव दिखा। अब उस बदलाव को लेकर के तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन एक बदलाव सीधे तौर पर दिखाई दिया। और 42 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर पर पहुंच गई। 2 सीटें और 303 सीटें, राज्यसभा में पहली बार 100 सीटें, बहुमत की ओर, 18 राज्यों में सरकार। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ये कहना कि हमने एक नई धारा दी है, एक नई विचार दी है, बल्कि तो कहा यह जा रहा है कुछ राज्यों में परिवारवाद की सीधे तौर पर राजनीति हो रही है, परिवार लूट घसोट में मचे हुए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि हमने परिवारवाद से देश को बचाया है। और जो पिछला चुनाव हुआ है, उस चुनाव में हमने परिवारवाद का मुद्दा उठाया, जनता ने हमको भरपूर सहयोग किया है। ऐसी नई नई नवीन चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। सवाल 2-3 हैं। सवाल ये भी है कि 42 साल में इतनी बड़ी कामयाबी का राज क्या है, वो किस राज से कामयाबी हासिल की गई? क्या वास्तव में इस देश को एक नई दिशा दी गई है? क्या वास्तव में परिवारवाद लोकतंत्र के लिए हानिकारक था? और उस परिवारवाद के सफाया में भारतीय जनता पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है। और इसके साथ और भी सवाल जवाब है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश जी गुप्त। गुप्त जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से हैं दिनेश वाजपेयी जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं संजय सिंह बंटी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा के हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले जरा कामयाबी की बात कर ले। धर्म प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी का क्या राज रहा है? भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ भी थी, वो भी इतना उभार नहीं ले पाई। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रीत और नीति में कोई बदलाव कर दिया है? क्या वो अपने मूल आधार से हट गई है, या उसने कोई एक नई यात्रा शुरू कर दी है? भारतीय जनता पार्टी ने ना नीति बदली है न नीति बदली। हम सैद्धांतिक आधार पर राजनीति करते हैं और सैद्धांतिक आधार से आगे बढ़ने में थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियां बनी, देश की परिस्थितियां बनी, तमाम जगह लोगों ने तमाम एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उन सबको लगा कि स्थायित्व और देश का विकास ये केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संभव है। इनकी विचारधारा, इनका दृष्टिकोण सर्वव्यापी है, समावेशी है, इसलिए हमें इनके साथ जाना चाहिए। और जिस प्रकार आपदाओं का और विदेश नीति में हमने जिस प्रकार परफॉर्म किया, वो लोगों के दिल में गहरे तक गया। और राष्ट्रवाद की जिस प्रकार हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके अंदर घुस करके मारा, ये भी लोगों के बीच में मन बनाया। जो लाभार्थी की योजनाएं थी कि लोगों तक सीधा बेनिफिट पहुंचा, कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा
कि एक स्थिति ऐसी बन गई थी जब लोग ये सोचते थे राजनीति में हम करें क्या, निराशा का वातावरण, कहां जाएं, क्या करें, किससे कहें। हमने उस मिथक को तोड़ा कि आप कह भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और नया सोच भी सकते हैं। यही हमारा राज है आगे बढ़ने का। ठीक बात है। दिनेश जी, आप क्या सोचते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे बढ़ गई नंबर 1, और उसी अनुपात में देखा जाए तो कांग्रेस रसातल में चली गई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके जेएमडी चैनल के सभी दर्शकों और कानपुर वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और रमजान की भी मुबारकबाद देते हैं। वर्मा जी, निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है और मनाना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल अपना स्थापना दिवस मनाती है और उसको मनाना भी चाहिए। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो परिवारवाद पे बात करी, तो हम तो सीधी बात ये कहते हैं कि ना आदरणीय मोदी जी और ना आदरणीय योगी जी का कोई परिवार है। परंतु एक मिनट में पूरी आप, मैं वहीं आ रहा हूं, ट्रैक पे आ रहा हूं। पहले जरा कामयाबी बताइए। हाँ। तो चूंकि जब ये बात हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि देश की सारी जनता, करोड़ों करोड़ों जनता, वो हमारा परिवार है। आज स्थिति ये है, आज स्थापना दिवस के दिन आज राज्य 80 लाख करोड़ का कर्जगीर हो चुका है। आज केंद्र 40 लाख करोड़ का कर्जगीर हो चुका है। आज जिस जनता को वो अपना परिवार का मानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आय गिरती जा रही है और कॉरपोरेट सेक्टर में जिनको उन्होंने एक अपना गोद ले रखा है, चाहे वो अडानी जी हो, चाहे वो अंबानी जी हो, उनकी प्रति आय 3.4 और अंबानी जी की लमसम ऐसे ही, ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं आपको। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी कामयाबी क्यों मिली, और खास तौर से 2014 का इलेक्शन, 2017 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन और 2022 का इलेक्शन। मैं सीधे पूछ रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी क्यों मिली? कामयाबी का मेन कारण यही है, हाँ, कि उन्होंने जनता की समस्याओं पे ना लड़के जनता में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का ध्रुवीकरण कराया, और आज भी हिंदू और मुस्लिम के ध्रुवीकरण करा करके ही आज भी सत्ता पे काबिज हुए। हो गया, मैं मान गया। चलिए, आप संजय, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी का राज क्या मानते हैं आप? और इधर आपने इस चुनाव में बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप सत्ता से दूर रहे। देखिए, कामयाबी का राज ये है कि आज देखिए आपके चैनल में और तमाम चैनलों में स्थापना दिवस चल रहा है, लेकिन शायद एक आध चैनल छोड़ के महंगाई की चर्चा कोई नहीं कर रहा है कामयाबी का राज। और कामयाबी का राज ये है कि जब पेपर लीक होते हैं उस पर डिबेट नहीं होती है और हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाया जाता है, भारत पाकिस्तान एजेंडा चलाया जाता है। तो इस तरह टीवी चैनल, पेपर, ये कामयाबी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी है कि उसने पहले तो इन्हें अपने कब्जे में लिया। ईडी को, इनकम टैक्स को, चुनाव आता उसका उपयोग करके अपने कब्जे में लिया, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लिया। असल कामयाबी है। और दूसरी कामयाबी, आज इतनी महंगाई जो 70 साल में कांग्रेस 60 रुपए पेट्रोल कर पाई थी, वो 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 120 रुपए कर दिया। ये सबसे बड़ी कामयाबी है भारतीय जनता पार्टी की। और इन सब चीजों को किनारे करके कि उस पर इनका ध्यान ना जाए जनता का, तो उसने अपने तमाम, आप लोगों के तमाम ऐसे ग्रुप हैं जिन पे कब्जा कर रखा है, उसके माध्यम से एक एजेंडा चला के जनता का ध्यान भटकाने का काम किया। और साम दाम दंड भेद जो तरीका देख रहे होंगे एमएलसी चुनाव में, नामांकन करने से मारपीट की जा रही, रोके जा रहे, पर्चे फाड़े जा रहे हैं, तो तानाशाही रवैया चल रहा है। लेकिन कांग्रेस ने भी इस देश में बहुत कुछ किया, अंततः हाल क्या है? और जो भारतीय जनता पार्टी की तो अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जनता आज नहीं कल पछताएगी। जिस हिसाब से जनता ने भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी को, कामयाबी दी थी, उसके हिसाब से तो इन्हें दामों में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए थी। चुनाव में जब 2 महीने दाम नहीं बढ़े तो क्या 13 दिन में 6-7 रुपए आपने पेट्रोल डीजल हर चीज महंगी कर दी। तो कामयाबी कहीं छुपी हुई है
लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को अंधकार में हिंदुस्तान को ढकेला जा रहा है। जो श्रीलंका का हाल हुआ, आने वाले समय में देश की जनता जब सड़कों पर उतरेगी तो आपको लगेगा कामयाबी किसकी थी। चलिए, बहुत बात अच्छी संजय की। धर्मप्रकाश जी, मैं संजय की आखिरी बात को उठा रहा हूं। ये कह रहे हैं कि ये हालात रहेंगे तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, और इसको मैं एक थोड़ा सा और कोट कर दूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री की नौकरशाहों के साथ में एक बैठक हुई। उस बैठक में भी जो है नौकरशाहों ने साफ शब्दों में कहा कि ये जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, इनसे कहीं ऐसा न हो कि श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, लोक लुभावन और जो हम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। हम लोक लुभावन चीजें पहले लेकर नहीं आए, लेकिन जब कोरोना आया 80 करोड़ आबादी को मरने से बचाना था, उसके लिए हमें कुछ तो करना था। सरकार का दायित्व तो नहीं है क्या? ठीक, हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया, लेकिन इसके साथ ही कृषि उत्पादन घटने ना पावे, कृषि उत्पादन बढ़े। आज ही अभी तेल का हल्ला मच रहा था, आज ही न्यूज है कि सरसों के तेल के दाम औंधे मुंह गिरे, 143 रुपए किलो में आ गया, कहां 200 रुपए किलो में था। हमारी दृष्टि लगातार मेक इन इंडिया हम क्यों लाए कि हमारे हालात पाकिस्तान और श्रीलंका के तरीके से ना हो, क्योंकि उनका अपना जो इंडिजीनियस उत्पादन है, जो अपने देश का उत्पादन है, आपने उस अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। अगर आप कहें कि केवल किसी देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है, तो क्या वो पर्यटन के अलावा कुछ नहीं करेगा? लेकिन हमने सर्वांगीण विकास किया है, हमने पर्यटन बढ़ाया, हमने देश में उद्योग बढ़ाए, हमने लोगों को इस सर्विसेज के। लेकिन लोक लुभावन, आपने एक शब्द बहुत अच्छा कहा, कोरोना में हम क्या भूखों रहने देते, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं भी आपका समझ आ रहा हूं। तो लेकिन अगर मैं बात करूं टैबलेट की, स्कूटी की, मकान की, फ्री बिजली की, फ्री पानी की, ये जो योजनाएं सब हैं, क्या इनको भी आप वही मान लें कि कोरोना में हम भूखों कैसे रहने देंगे? देखिए, 2 वर्ष तक लोग काम नहीं कर पाए, कुछ भी, तो आप सबको फ्री दे दें? नहीं, फ्री नहीं, मकान भी फ्री बनवा रोटी, देंगे। कपड़ा और मकान मूल आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसके लिए हम फ्री तो नहीं दे रहे हैं। नहीं तो मकान, अब मकान तो फ्री नहीं दे रहे हैं, हम उसके लिए सरकार की सहायता दे रहे हैं। आपको अपना काम करना पड़ेगा, आप बिना काम किए नहीं कर सकते। हमने ऐसा तो नहीं, प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना के तहत दिए जाते, उसमें भी दिए जा रहे हैं। हाँ? मैं केवल उन नौकरशाहों की बात आपको बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से कामयाबी बढ़ रही है, उस तरीके से उसके सामने चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं? बिल्कुल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। चैलेंज तो हमेशा जो विकास का काम करेगा बढ़ेगा। देखिए, नौकरशाहों में कम से कम आज इतनी खुली पारदर्शिता है कि हमारे यहाँ नौकरशाह हो या आम जनता को चिता सकती है कि आप गलत लाइन में जा रहे हैं। लेकिन किस संदर्भ में कही गई बात कि जिस पार्टी ने लोक लुभावन योजना में हम ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, उसके सत्ता में आने के दूसरे दिन कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, 50,000 करोड़ का पैकेज केंद्र दे दे, यानी कि ठीक बात। लेकिन आप ये मानते हैं कि इस तरीके की योजनाएं हमें श्रीलंका की ओर ले जाएंगी? मानते हैं? नहीं, ये योजना है तो कभी ज्यादा समय चल ही नहीं सकती। चलिए ठीक। हाँ संजय, कुछ कह रहे थे आप, बोलिए जल्दी। देखिए, इनको बधाई कि 130 करोड़ में 80 करोड़ लोग भूखमरी की कगार पे हैं। हिंदुस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा आप कारण ये देख सकते हैं। 80 करोड़ लोगों को ये राशन दे रहे हैं, इसका मतलब आप देश को कहां ले जा रहे हैं। दूसरी चीज, जब 2013 में इस देश का कर्जा 56 लाख करोड़ रुपए था, जो आज बढ़ के 1,26,000 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तरक्की की निशानी, जीडीपी तीसरी, बांग्लादेश पाकिस्तान से नीचे हमारी चली गई है। चौथी,
आप लगातार देख रहे हैं जिस तरह भारतीय जनता पार्टी नफरत बो रही है हिंदुस्तान में, सारे मुद्दों को दरकिनार करके एक ही एजेंडा, बुर्का, हिजाब, लाउड स्पीकर, पता नहीं क्या क्या। ये देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था। इस देश ने 70 साल 80 साल आजादी के यहीं मिलजुल के काटे। अगर एक परिवार में विवाद हो जाता है तो परिवार खराब हो जाता है। आज पूरे देश को तोड़ने का काम जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मुकाबला नहीं कर पा रहे। मुकाबला आप समझिए टीवी, आपकी ये जो टीवी बनाई गई है कितने प्रोसेस से बनाई गई होगी, कितने बड़े प्लांट लगे होंगे, और एक ईंटा उठा के मार दीजिए ये टीवी टूट जाएगी। तो तोड़ने की राजनीति बहुत सरल है और जोड़ने की राजनीति बहुत कठिन है, जिसके लिए हमें समय चाहिए। आज नहीं कल दूध का दूध पानी का पानी। जनता, यही जनता इनको सत्ता से हटाएगी, इसी मुद्दे पे हटाएगी। कोई मुद्दा नहीं होगा, यही मुद्दा होगा कि बहुत हुआ हिंदू मुसलमान। जी, ठीक बात है। दिनेश जी, आप भी महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कल फिर आपके प्रदेश देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई, लेकिन जनता पे कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसा लगता है कि जनता ये मान बैठी है कि भाई अब युद्ध हो रहा है तो तेल का तो संकट होगा ही, तो पैसा तो हमको महंगा देना ही पड़ेगा। ये मानसिकता बन गई है। इसलिए विपक्ष जो भी कर रहा है, चाहे आप ध्रुवीकरण की बात करें, सोनिया गांधी ने भी बात भी की थी कि साहब ध्रुवीकरण की राह पे लिए जा रहे हैं, तो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है कि नहीं, सब कुछ हो रहा है राष्ट्रीय हित में हो रहा है। देखिए वर्मा जी, भारत की जनता बहुत ही धैर्य रखने वाली जनता है, और आज नहीं अंग्रेजी शासन काल से धैर्य रखने की क्षमता अगर किसी में है तो भारत की जनता में। और वो ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रही है, वो समझ रही है, परंतु धैर्य रखे है और इनको अवसर दे रही है कि कहां तक आप अपने इन कारनामों में आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जिस दिन जनता इनसे हिसाब करेगी तो फिर वापस उसी एक सीट पे ले जाएगी जिस सीट पे आज से 15-20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी रहा करती थी। और दूसरी बात, जो परिवार की बात करते हैं, तो कौन सा ऐसा परिवार है जिसने देश के लिए त्याग किया, जिसने बलिदान दिया। आज आदरणीय सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद का बिल्कुल उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनी। राहुल गांधी भी बन सकते थे, वो भी नहीं बने। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी। तो आज उस परिवार का अधिकार भी इस देश को चलाने के लिए है। और दूसरी बात, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी मौन रह के जिस तरीके से देश की जीडीपी और अर्थव्यवस्था को ठीक करते थे, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास सिर्फ बोलने का काम है। दिनेश जी, मैं यहाँ पर आपको यह थोड़ा सा टोक करके आपसे एक बात और करूंगा। मैं परिवारवाद की बात आपने छेड़ी दी, जरा इस पर बात कर ले। क्या कारण है कि अब आपके यहाँ एक G23 ग्रुप है, वो कह रहा है कि गांधी परिवार को ही बाहर करो कांग्रेस से, तभी ठीक होगा। अरे बात तो अब यहाँ तक आ गई, आप क्यों मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सपा में, आपके ही पार्टी में इस तरीके का विस्फोट हो गया। और अब सोनिया गांधी को ये कहना पड़ रहा है कि राष्ट्र हित में, लोकतंत्र के हित में पार्टी में बदलाव बहुत जरूरी हो गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? वर्मा जी, ये हर दल में है। आज वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को शिखर पे ले जाने का काम किया, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे विनय कटियार जी रहे, उनको भी उन्होंने दरकिनार करके आज देश का उच्च प्रधानमंत्री पद लेने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी में जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब सड़क पे जनता की लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। चलिए धर्मप्रकाश जी, ये जो बात की जा रही है और कुर्बानी करें, कुर्बानी तो और किसी पार्टी में ऐसी नहीं मिली है। और ये भी कुर्बानी हुई कि खुद प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं बनी, मनमोहन सिंह को बना दिया, राहुल गांधी को नहीं बनाया, उसके बावजूद भी वार पर परिवार। और ये भी कहा जा रहा कि साहब इन परिवारवादियों ने देश के संग बड़ा विश्वासघात किया है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, परिवारवाद
कि सबसे बड़े संरक्षक कांग्रेस है। ठीक। कांग्रेस की पदरूपता जग जाहिर है। कांग्रेस जिस समय स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रही थी और अगर उस समय अंग्रेज एक कानून लाए थे तो आप में बड़ी त्याग की भावना थी, तो आपको उस समय सरकार बनने के चुनाव में आपको पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए था। अंग्रेजों की सरकार में आपको मंत्री पद लेने की क्या जरूरत थी? सर जेपी श्रीवास्तव मंत्री थे, कांग्रेसी थे। रोहतगी परिवार के मंत्री थे, कांग्रेसी थे। त्याग कहां है भाई? आज मुझे बताइए, लड़के का लड़का, लड़के का लड़का, लड़के का लड़का, लड़के का लड़का चला आ रहा है। क्यों? हमने तो नहीं किया ऐसा। क्या डॉक्टर हेडगेवार के बारे में जानते हैं? डॉक्टर हेडगेवार विदर्भ के कांग्रेस के महामंत्री थे, 2 बार जेल गए। आप एक बात बताइए वर्मा जी, कि अगर एक लड़ाई हम सन 1950 में लड़ें और एक लड़का 1975 में पैदा हो, तो 1975 वाले लड़के से तुम 50 में कहां थे? ये हास्यास्पद बात है। हमें यह बताइए कि हमारे ऊपर कोई देशद्रोह का आरोप है? हमने देश के विकास के लिए काम किया है। आज आप डीबीटी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आज इनकम टैक्स में जिस तरीके से पारदर्शिता आ गई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स भरिए, आप घर में रिफंड आ जाता है। आज डायरेक्ट बेनिफिट में क्या हो रहा है कि आप इमीडिएटली लोगों को उसमें पैसा, अभी श्रम कार्ड बने, जितने 31 दिसंबर तक श्रम कार्ड बने थे, मैंने स्वयं बनवाए हैं 10,000। वो तो आपको ऊपर दिया। मुझे प्रकाश जी ये समझा दीजिए कि ये परिवारवाद जो चला उससे कितना अहित हो रहा है आपको? इस व्यवहारिक रूप में समझा। मैं बताता हूं अहित क्यों हो रहा है। हाँ, देखिए, परिवारवाद की आप बात करते हैं, सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज आश्रम जिसका नाम है, वो एक मकान कांग्रेस को दान में दे दिया। उसके बाद से मोतीलाल नेहरू के परिवार का कब्जा हो गया। जमनालाल बजाज जो कांग्रेस को हमेशा फाइनेंस करते रहे, अगर कांग्रेस खड़ी हुई वर्धा का आश्रम बनाया, आज जमनालाल बजाज किनारे लगा दिया, उनका नाम लेने वाला कोई है? मुझे बताइए। नेशनल हेराल्ड में देखिए, ऐसे तो आप क्या बल्लाल माधव को किनारे लगा दिया अटल जी ने, आज उनका कोई नाम लेने वाला है? ठीक बात। देखिए, इस विषय में मत जाइए। ऐसा नहीं है। तो आप में बीच में नहीं बोला संजय दिनेश भैया, आपको बुलाऊंगा जी। ऐसा है। हाँ, थोड़ा संक्षेप जी। देखिए, लाल कृष्ण अडवाणी अपनी एक सीमा होती है, अगर उस सीमा का बंधन हम स्वयं नहीं रखेंगे तो हम ऐसी परिपाटी में नहीं आना चाहते कि कोई गला काट दे तब कोई दूसरा राजा बने। लोकतंत्र में आपको उस मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं, पार्टी मुझे अगर आदेश देगी मैं एक साधारण कार्यकर्ता काम करूंगा। और इसके पहले 2 महीने पहले उन्होंने कहा था कि अब मेरा भी अमृत महोत्सव का समय आ गया है, अर्थात मैं 75 साल का हूं तो मैं हटूंगा। ऐसा नहीं है कि हमने अडवाणी जी के साथ कर दिया, मुरली मनोहर जोशी के साथ कर दिया। आज भी हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, अटल बिहारी वाजपेयी का नारा लगाते हैं। चलिए, मैं जरा संजय ये समझा दीजिए कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा तो उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि हमने चुनाव में इसको मुद्दा बनाया, और चुनाव में जब मुद्दा बनाया तो जनता ने भरपूर साथ दिया हमको कि हाँ हाँ भाई, देश में परिवारवाद नहीं होना। नंबर 1। नंबर 2, संजय ये भी जरा हमको समझा दीजिए कि उन्होंने जो संकेत दिया सीधे सीधे सपा की ओर था कि वहां का परिवार का एक एक सदस्य उच्च सदन से लेकर के ग्राम प्रधान तक की कुर्सी पर रहता है। और एक बात उन्होंने ये भी कहा था कि इस परिवार के 45 सदस्य राजनीति में कुर्सी पा चुके हैं। क्या कहेंगे संजय? तो सीधे आपके ऊपर आरोप। वर्मा जी, हम तो डर गए थे कहीं आप ये भी ना पूछ लें कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाले की गैस से चाय कैसे बनाई जाती है। तो प्रधानमंत्री जी कब क्या कहते हैं, वो थोड़ा मनोरंजन के मूड में हमेशा होते हैं जी। क्योंकि बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना दिखियो कोई, जो झाका आपने बुरा ना मिलियो कोई। लिस्ट हम लेके आए हैं, कहिए पढ़ के सुना दे, 4-5 पन्ने की है, और प्रधानमंत्री इसको चला दे आप। भाजपा सांसद हुकुम सिंह की बेटी चुनाव लड़ी मिकंकेराज सिंह, थोड़े पढ़िएगा आप, ज्यादा ना पढ़िए। विजय बहुगुणा की बहन है, भाजपा सांसद है रीता बहुगुणा। राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह का पौत्र और बेटा सांसद, पौत्र मंत्री है। भाजपा राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह विधायक है। आशुतोष टंडन जी भाजपा से उनके बेटे हैं, लालजी टंडन के। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पीके धूमल का बेटा अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद है। और क्या कहते हैं, मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी जो है सांसद हैं।
पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा वित्त मंत्री वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। बाबा संजय आपकी और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, हाँ। छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से भाजपा सांसद है। दिल्ली के पूर्व मंत्री साहिब सिंह के बेटे प्रवेश वर्मा दिल्ली से भाजपा सांसद। और सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए कि नहीं, अब ये भाई कैसे पता चलेगा? अब आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं समझ गया हूँ। अब बताओ दूध का दूल्हा कौन है? चलिए, हमाम में सब रंगे हैं और अपने को कह रहे हम कपड़ा पहने। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम यहाँ एक छोटा अखिलेश यादव ने विधानसभा के चुनाव में किसको टिकट दिया अपने परिवार से? मोदी जी बताए। अभी अरे मोदी जी बताए। दोनों सवालों का जवाब लेंगे। शिवपाल जी को गले आप लगा रहे हो और हमारा परिवारवाद तो आप खत्म कर रहे हो। चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात। हम अर्पिता यादव को आप बुला रहे हो। ब्रेक के बाद बात करेंगे। बहुत अच्छी चर्चाएं हो गई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले सपा के संजय ने एक लिस्ट पढ़ना शुरू कर दी और शायद हम उनको न रोकते तो फिर पूरा विचार मंथन इसी में चल रहा था। धर्मप्रकाश जी, जो लिस्ट हमारे संजय ने प्रस्तुत की है उसके बारे में आपका क्या कहना है? नंबर 1 और नंबर 2, इन्होंने ये भी बात कह दी कि हमारे परिवार को सब बीजेपी वाले लिए जा रहे हैं। परिवारवाद की बात करते हैं और परिवार के लोगों को लिए जा रहे हैं। अपर्णा को ले गए, शिवपाल की बारी आ गई है, हरिओम को ले गए, कितने नाम ले लें, सबको ले जा करके, मनोज गुप्ता को ले गए, तो सबको तो आप ले जा रहे हैं। ये 2 बातों पर आपका क्या कहना है? थोड़ा संक्षेप बताइए। देखिए, जो लिस्ट पढ़ी उस लिस्ट के पीछे अगर आप देखें जी तो उनमें कोई भी व्यक्ति अपने पिता या बाबा के नाम पे आगे नहीं बढ़ा जी। विद्यार्थी परिषद में लोगों ने काम किए, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में काम किए और वो लोग अपने दम पर बढ़े। वरना 1 लाख के ऊपर से जीतने वाले पंकज सिंह को उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिया जाता, लेकिन हमने उसके बारे में ध्यान रखा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब मुझे बता दीजिए कि हमने रविंद्र पाटनी को यहां पर महापौर बनाया, प्रमिला पांडे को महापौर बनाया, इनकी क्या बैकग्राउंड थी, किस परिवार से थे? लेकिन रतनलाल शर्मा और अनिल शर्मा का उदाहरण सामने है। आप एक जगह की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप परिवार का नेतृत्व तो चल रहा है, यहां तो राजा वाला काम चल रहा है कि आप उसके बिना सारे लोग शरणम गच्छामि, तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी बात कह दी इन्होंने कि आपने परिवार के लोगों को लेना, आपने देखिए मैंने एक शब्द कहा कि हम समावेशी हैं। हम अपनी वैचारिक धारा को बढ़ाएंगे। उसमें चाहे रमेश वर्मा जी हो, चाहे शिवपाल जी हो, चाहे स्वयं मुलायम सिंह जी हो, चाहे स्वयं सोनिया गांधी हो, अगर वो मेरी विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे साथ आना चाहती हैं, हम उनको बिल्कुल लाने के लिए स्वागत करेंगे। हमारी बशर्ते तो हमारी विचारधारा। अच्छा धर्मप्रकाश जी, अगर ये बात है, आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि विद्यार्थी परिषद से आए थे, भारतीय जनता युवा मोर्चा से आए थे, ये सब काम किया था। तो अगर ऐसी बात है तो फिर प्रधानमंत्री एक तरफा क्यों परिवारवाद को नकार रहे हैं? और उन्होंने सभा में कहा बाकायदे कि भाई जिनके बेटों को नहीं मिला है वो पाप मैंने किया है, मैं उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हूं। तो फिर क्या ये मान ली जाए कि प्राइम मिनिस्टर को यह भी कह देना चाहिए था कि जो लोग इस तरीके से आएंगे उनमें कोई रोक टोक नहीं है, जो सीधे चलाएगा उस पर रोक टोक है। अगर मान लीजिए पंकज की आप बात कर रहे हैं, 1 लाख से अधिक वोटों से जीते, उनका जो छोटा भाई है वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा। रीता बहुगुणा का जो लड़का है वो काफी दिनों से राजनीति में सक्रिय है, आपने उसको भी नहीं टिकट दिया, इसके क्या माने? देखिए, प्रधानमंत्री का इतना स्पष्ट कहना कि परिवारवाद पर मैंने रोक लगाई, उनको ये भी था कि इस परिवारवाद से कहीं पर भी कोई विरोध की चिंगारी तो उठ सकती है, लेकिन हम ये साहस कर रहे हैं। क्यों? कि जब हम देश के विकास की बात करते हैं तो कड़वा घूंट पीना पड़ता। अगर अमृत चाहिए तो पहले विष निकलेगा, उस विष को कोई ना कोई तो विषपान उसका करेगा, इसलिए हमने उसको किया। तो यह मान ले प्रकाश जी कि अब परिवारवाद नहीं है, पिछले पहले नहीं था परिवारवाद। आप मुझे ये सूची दी गई है भाई, सूची कितने लोगों की है? कल्याण सिंह, अरे वाह कितनी बार कल्याण सिंह के आप देखे, पौत्र, बेटा
खुद राज्यपाल, अरे आप 3 नाम ये ले लीजिए, आप कितने लोगों के नाम लेंगे सब पता है। देखिए अभी इन्होंने पूर्व वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, उनके बेटे का जिक्र किया, राजनाथ के बेटे का जिक्र हो ही गया। मेरा सवाल क्या है कि या तो आप ये सिद्ध कीजिए कि जो राजनीतिक बैकग्राउंड का भी होगा उसको भी हम नहीं लेंगे, या फिर जो काम किए होगा उसको लेंगे, क्योंकि ये इस बात को लेकर के भी बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट, केवल किसी को इसलिए नहीं लिया जाएगा कि वो एक बड़े नेता का लड़का, भाई या बहन है या बेटी है। ठीक। अगर उसने काम हमारे ग्राउंड पर काम नहीं किया है हम उसको नहीं लेंगे। ठीक बात है। तो अब दिनेश जी ये बताइए, जैसा ये कह रहे हैं मोदी जी भी कि हमने जो ये परिवारवाद से देश को बचा लिया है, लोकतंत्र को बचा लिया है, और उनका सीधा सीधा ये भी कहना है कि ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदायक था, बड़ा अहितकर था। क्या निश्चित रूप से ये मान लिया जाए कि अब देश की राजनीति भी अब उस दिशा में चल चुकी है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, कार्यकर्ताओं की बात होगी, और शायद ऐसा ही सोनिया गांधी ने भी संकेत दे दिया है कि पार्टी में परिवर्तन अब जरूरी है, तो ये भी उसी दिशा में है। देखिए, समय समय पर हर पार्टियां परिवर्तन करती रहती हैं और करना भी चाहिए। परिवारवाद बार बार आदरणीय मोदी जी, ये प्रधानमंत्री जी के ये कहे जाने पर परिवारवाद पर निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे अटैक करते हैं राजनीतिक रूप से, तो कहीं ना कहीं सिर्फ गांधी परिवार से प्रधानमंत्री जी और इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे एक दहशत व्याप्त है। अब तो आप सत्ता में हैं, अब तो कांग्रेस है नहीं, आप आज भी कांग्रेस के परिवारवाद का नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में ये दहशत है। और दूसरी बात, अभी हमारे बड़े भाई विकास की बात कर रहे थे, तो विकास कहाँ हुआ है? आप हमको दिखाइए किस बात का विकास हुआ है। आप नमामि गंगे में कितना करोड़ रुपया आपने लिया? आज आप कानपुर के घाटों पे चले जाइए, आज भी शाम को नाले वहां गिर रहे हैं। किस बात का विकास किया आपने? हमें जब आप विकास की बात करते हैं, विकास तो हुआ है, और जो विकास नहीं होता, और जो विकास आप कर रहे हैं तो वो आप अपनी जेब से कर रहे हैं क्या? वो तो जनता का पैसा, चाहे आप जीएसटी से ले रहे हो, चाहे आप टैक्सेस से ले रहे हो, चाहे बिजली से ले रहे हो, वो जनता का पैसा ले करके अगर आप वाकई में विकास करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश को जो ये अधिकार है कि वो अपना वैट घटा दे। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उन वैट को घटाइए तो वो पेट्रोल के दाम घटे, तो राज्यों की जनता को राहत मिले। वो कह रहा है कि ये तो खैर आप बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं सब पैसा लूट ले जाते थे, विकास का पैसा सब परिवारों में चला। मैंने बताया तो लूटा किसने? नमामि गंगे ले लीजिए, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट है, हम लिस्ट अभी निकाल के पढ़ना नहीं चाहते हैं, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। एक मिनट। और माननीय अटल जी जो इनके मुख्य वो थे, उनका मुख्य ये कहना था, वो उनकी बात पे भी नहीं है लोग चलते। अटल जी का कहना था कि जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा ये देना जरूरी है, और फ्री जनता को देने का मतलब है कि देश को भुखमरी की ओर ले हो गया। संजय, एक बड़ा हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और इस सवाल के भी बड़े माने हैं। क्या वास्तव में अब सपा भी महसूस कर रही है कि परिवारवाद की छवि मिटनी चाहिए? और इसका स्वरूप देखने को मिला इस चुनाव में कि अखिलेश ने अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को चुनाव मैदान में नहीं उतारा। नंबर 1, उन्हें स्टार प्रचारक रूप का नाम तो दिया लेकिन फील्ड में नहीं भेजा। तीसरी बात ये बहुत है कि इसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि अपर्णा बीजेपी में चली गई। इसी प्रकार से जो इनके बेटे थे आदित्य शिवपाल, वो भी मन मार के रह गए, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो क्या आज सपा भी परिवारवाद की छवि से मुक्त होना चाहती है और तड़फा रही किसी तरीके से मुक्ति मिले? नहीं, मुक्ति की बात नहीं है। अगर जिस तरह इन्होंने कहा बड़े भाई ने कि वो विद्यार्थी परिषद, वो आरएसएस, तो भारतीय जनता पार्टी के लगभग पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे या तो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, कुछ ना कुछ हैं। अब वो पता नहीं कहाँ काम किए। अब ये तो हम हिमाचल जाएं, राजस्थान जाएं और सब पता लगाएं। या अगली बार या बुलाइएगा तो हम बता देंगे। और शायद इन्हें नहीं मालूम कि अखिलेश जी भी यूथ में कितने साल प्रभारी रहे। तो बात वो नहीं है। जब राजनीति में कोई आएगा तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा।
काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, तो ये आम बात है। कोई भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ऐसा नहीं कि उठा के सीधे कोई टिकट दे देगा। पहले संगठन में काम कराता है, कहीं भी कराता है। अब इन्हें अखिलेश जी का संघर्ष नहीं दिख रहा कि उन्होंने कितने साल यूथ में काम किया। दूसरी चीज रही बात परिवारवाद, परिवारवाद से छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि परिवारवाद से तमाम लोगों को, जो नौजवान हैं, जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके साथ अन्याय होता है। क्योंकि जब परिवार के लोग राजनीति में आते हैं तो उनका सीधे नेताओं से अटैचमेंट होता है, उनकी बात नेतृत्व तक पहुंच जाती है, उनका संघर्ष पहुंच जाता है। संघर्ष वो भी करते, संघर्ष शायद हम ज्यादा कर रहे हैं, हम 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन हम किसी परिवार के अगर बड़े घराने से जुड़े होते हैं तो मेरा संघर्ष पहुंच जाता। लेकिन इससे बाहर निकलना चाहिए, और संघर्ष चाहे परिवार के लोग करें, बाहर के, जिनका बेहतर संघर्ष, उसे मौका दिया जाना चाहिए। तो क्या मान ले आपकी बातों से कि सपा उस परिवारवाद से अब निकलने देखिए, ये नई सपा है। हाँ, जो पुरानी सपा थी, क्या बात है, उसकी बात हम नहीं कह सकते हैं। ठीक बात। लेकिन अखिलेश यादव जी की पार्टी, की समाजवादी पार्टी में अब तमाम चीजें, माफिया, गुंडे और परिवार के लोगों, हाँ, जो तो संगठन में आप काम करिए जी, उसके लिए स्वागत है। लेकिन टिकट जो मजबूत लोग होंगे, जो जिताऊ लोग होंगे, जनता के बीच जाने वाले होंगे, उसका एक उदाहरण अखिलेश जी ने दिया और बेहतर किया इस चुनाव में। चुनाव में हार जीत बनी रहती है, दूसरी बात है, लेकिन हमने बेहतर किया और आगे भी और बेहतर करेंगे, निश्चित रूप से। इसी विचारधारा पे। तो मैं ये मान के अब चलूंगा कि जो नई सपा आ रही है, तो इस तरीके के जो परिवारवाद, गुंडा, माफिया, ये जैसी छवि है, उससे मुक्त होगी। चलिए, मैं कुछ आप कह रहे हैं, धन प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, आप बोलिए। मैं बंटी भाई का हाँ अभिनंदन करता हूं जी, स्वागत करता हूं जी, इन्होंने जो बात कही है वास्तव में ये आदर्श वाक्य है और ये होना चाहिए। हमने व्यक्तिगत अखिलेश जी की बुराई नहीं की, अखिलेश ने संघर्ष किया और विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। नितिन गडकरी ने यह बात कही और डंके की चोट पे कही। जो सोच, ये हमारी मानसिक जीत है कि हमारी विचारधारा से आप कहीं ना कहीं सहमत हैं। हम परिवारवाद के खिलाफ जो नारा लाए उसको जनता ने पसंद किया, और जो चीज जनता पसंद करती है अगर हम उसको करेंगे तो उसका खामियाजा हमें को भुगतना पड़ेगा। लिहाजा मैं इस चीज का स्वागत करता हूं और परिवारवाद राजनीति से हटे, इसके लिए मैं भी प्रयत्नशील हूं। मैं अपने पार्टी के दर्शन की सराहना करता हूं, साथ में बंटी जी की सराहना करता हूं। एक और समस्या राजनीति में पूंजीवाद भी है। हाँ, संघर्ष करने वाले लोग जैसे हमारे धन प्रकाश जी पूंजीवादी लोगों से बेहतर थे, हाँ, लेकिन शायद पूंजीवाद आ भी रहा, और ऐसे तमाम दलों में है। बात भाजपा की नहीं है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये पूंजीवाद भी राजनीति में बहुत हावी हो गया है। इस पे भी नेतृत्व को हमेशा विचार करना चाहिए, क्योंकि पूंजीवादी लोग दल बहुत जल्दी बदल लेते हैं। बिल्कुल सही। तो दिनेश जी, आप भी इससे सहमत होंगे कि निष्ठावान कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता को ही महत्व मिलना चाहिए। अरे भाई, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, जी। जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, अपनी जानें दी, उन्हीं को तो मिलना चाहिए। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं परिवारवाद का? भाई आज अगर इंदिरा जी ने कुर्बानी दी, आज राजीव जी ने कुर्बानी दी, तो अधिकार तो उन्हीं के परिवार का बनता है। नहीं, लेकिन ये परिवारवाद से मुक्ति की बात आप स्वीकार नहीं करते क्या? भाई आप बात नहीं समझ रहे हमारी। अब आपका कहना है कि ये हम परिवारवाद अगर नहीं देखिए, है। आपका कहना है ये परिवारवाद नहीं है। ये परिवारवाद नहीं है। हाँ। अगर ये परिवारवाद होता तो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री ना बनाया जाता। बहुत अच्छी बात। सोनिया जी, आदरणीय सोनिया जी खुद प्रधानमंत्री बन जाती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन प्रकाश जी, आपको भी, संजय जी आपको भी, दिनेश जी आपको। आज बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने अपने तर्क दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से अब ये देश परिवारवाद, और जिसमें खास तौर से संजय ने एक बात कही, वो तो एक बात है कि परिवारवाद, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, जो संघर्षशील होते हैं उनकी उपेक्षा होती है, जो जुझारू होते हैं उनकी उपेक्षा होती है, कम से कम अब ये तो नहीं होगी। और लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप
हमारे सामने आएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।